सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे फरिश्ता को किस शैतान ने लूटा। शराफत जिसका नाम, सियासत का उससे क्या काम। काले बादल किसके मुस्तकबिल पर, नवाज जरदारी या इमरान खान। खामोशी खत्म, जंग शुरू। मरियम नवाज की सियासत में परवाज, कमाई से प्यार, टैक्स से इनकार। सिर्फ कमाई ही कमाई, टैक्स देने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पूरे मुल्क में बेटियों के वालिदैन सहमे बैठे हैं, गमजदा हैं, सोगवार हैं। जिस दरिंदगी का निशाना इस्लामाबाद की बेटी फरिश्ता को बनाया गया, उस पर पूरा मुल्क ही गम और गुस्से की हालत में है। लेकिन सवाल तो तहरीक इंसाफ का है। 22 साल की जिद्दोजहद के बाद तहरीक इंसाफ को तो इक़्तिदार मिल गया, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ न मिल सका। भीख में भी इंसाफ मिल जाए तो बड़ी बात। सुनिए वज़ीर आज़म साहब, जुल्म यह हो रहा है, इंसाफ मांगने पर आपके नए पाकिस्तान में भी बेबस, मजबूर और लाचार पाकिस्तानी धुतकारे जा रहे हैं। बकौल गालिब, हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा गर को मैं। यह नौहा है फरिश्ता कत्ल केस का। 10 साल फरिश्ता की जान पर जो जुल्म दरिंदों ने किया सो किया। वज़ीर आज़म साहब, दिल पर हाथ रख कर बताइए कि 5 दिन तक फरिश्ता के वालिदैन मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिस तरह दर बदर होते रहे, वो भी इस्लामाबाद में, क्या यह सितम दरिंदगी से कम है? कहते हैं हुक्मरान रियाया के लिए बाप की तरह होता है, लेकिन अवाम पूछ रहे हैं कि इस बाप को अब तक इस वाक़े पर एक लफ्ज़ बोलने या ट्वीट करने या पैगाम जारी करने की तौफीक क्यों नहीं हो सकी? आप ऐसा करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। यह भी तो सितम बाला सितम है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कसीदे सुना कर अवाम को पागल किए रखा। आज पता चल गया कि झूठ था, धोखा था, फरेब था, वो सब कुछ सच, बल्कि कड़वा सच यह है कि इक़्तिदार के 9 महीनों में आप पुलिस कल्चर में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं ला सके। लेकिन अब भी आपके पास वक्त है जनाब वज़ीर आज़म, आप जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाकर इजाला कर सकते हैं, वरना बकौल आप ही के एक वजीर के सुनिए, जरा गौर से सुनिए कि जिसका कातिल नामालूम हो, उस कत्ल का जिम्मेदार कौन होता है। ये बच्ची जिसका रेप हुआ है, आप सिर्फ ये रियलाइज करें, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, मैं रात को नींद नहीं आती। उसके बाप से कल मिला हूं, मेरे इस तरह रख के वो रोया है और कहता है मुझे इंसाफ चाहिए। यकीन कीजिए, मैं ख्याल में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि जिस कत्ल का कातिल ना मिले, उसकी गुनाहगार, उसका जिम्मेवार हुक्मरान वक्त है। और इस तरह भी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया है। SHO पहली मुअत्तल है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन एक मामला यह है कि मुकदमा उसी थाने में दर्ज हुआ है और उसके पेटीबंद भाइयों ने ही दर्ज किया है, उसी SHO के खिलाफ जिसने 5 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और यह कहता रहा कि वो बच्ची खुद भाग गई होगी। असद खरल साहब, क्या करें? थानों को बंद कर दें? क्या करें? ये थाने नहीं होने चाहिए। अगर यही जुल्म की दास्तानें होनी है, लोगों को पता चल जाए कि हमने खुद ही अपनी हिफाजत करनी है, इनके सर पर तो ना रहें, जा जाकर धक्के तो ना खाने पड़े थानों के। देखिए उसामा साहब, ये जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है और पूरा पाकिस्तान इस पर गमज़दा है। और इस तरह के वाक़यात सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं लाहौर में कभी बच्ची गायब हो रही है, कभी किसी और इलाके में गायब हो रही है, कभी सिंध के अंदर गायब हो रही हैं। और बच्चियों के साथ, छोटे कमसर बच्चों के साथ जिस तरह दरिंदगी के वाक़यात हो रहे हैं, मैं समझती इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब पूरे डिपार्टमेंट्स को बंद करना, थानों को बंद करना, पुलिस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, वज़ीर आज़म, ज़ाहिर बात है हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बंदा, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। वो SHO, वो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब वो आए 5 दिन पहले वो मुकदमा दर्ज करते और मे भी वो बच्ची बच जाती, उसको तलाश किया जाता। बदकिस्मती ये है कि काली भेड़ें जो बैठी हुई हैं महकमों के अंदर, जो महकमों के 99.9% अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो महकमे अच्छा सर्व कर रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ चलें, अगर ऐसा होता तो जैनब कत्ल में भी कुछ इस तरह के थे पुलिस, उनके साथ क्या हुआ? तो क्या मामला ये है कि क्या का निशान बनाया गया? क्या मॉडल टाउन के बाद इबरत का निशान बनाया गया? बात ये है कि क्या इबरत का निशान उस SHO या DSP की मुअत्तली तक मामला रहेगा, मुकदमे तक रहेगा, या उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा? हमेशा होता यह है कि इस तरह के वाकयात में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हो, हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, हुकूमत PTI की हो, हमने हमेशा देखा है कि SHO मुअत्तल, DSP मुअत्तल, मुकदमा दर्ज हो गया। मकसद ये है कि क्या जो कातिल है, पहली बात वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकेंगे जिस तरह जैनब कत्ल केस में पहुंचे, और दूसरा अहम सवाल कि क्या वो जिम्मेदार लोग हैं जो इस कत्ल का सबब बने, जो इस दरिंदगी का सबब बने, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने में ताखीर की, क्या दोबारा वो महकमे के अंदर आएंगे? क्या उनको महकमे के अंदर रखना चाहिए? अच्छा, मैं दोबारा तो बाबर डोगर साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है इस बात का, अब हम खुश हो जाएं, मुतमईन हो जाएं कि जनाब अब इमरान खान है, ये शहबाज शरीफ नहीं है, ये ड्रामेबाज नहीं है, ये नवाज शरीफ नहीं है, ये जरदारी नहीं है, अब कुछ हो जाएगा, अब वाकई सजा मिलेगी। उसामा साहब, ये वाक़या कोई इंटीरियर सिंध में नहीं हुआ, ये कोई वाक़या पंजाब के बाउंड्री लाइन कहीं राजनपुर, DG खान, रहीम यार खान पर नहीं हुआ, ये वाक़या कहीं ट्राइबल एरिया में नहीं हुआ, ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे हुआ है, और वो 7 दिन के बाद नोटिस ले रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात कौन सी है? क्या ये रियासत मदीना है जहां पर 7-7 दिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो थानों के चक्कर लगाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट में अल्टीमेटली PTM आती है, वो शोर मचाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि PTM जो है वो गद्दार है, दूसरी तरफ आपका हाल ये है कि 6-6 दिन थानेदार लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, PTM आती है और उसके बाद वो आवाज जो है वो ऊपर जाती है। तो गद्दार कौन है? मुझे तो पहले ये बताया जाए, वो जो मजलूम की आवाज उठा रहा है। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, बच्चों से हमने काम किया है ना, खड़क साहब, बात ये नहीं है, बात आदमी को इंसाफ मिला नहीं, लेकिन PTM ने फौज के खिलाफ गंदी सियासत, मैं कहूंगा उसको, फौज के खिलाफ उसने नारे लगाए। अगर हम लोगों को किया है, मैं कहता हूं नहीं, फौज को गालियां देना शुरू कर दे पाकिस्तान को, फौज कहां से आ गई? फौज की तो बात ही नहीं हो रही। तो वहां पे यही कहा है उन्होंने, बाबर डोगर साहब गलत है, हम नहीं दिखा सकते, मैं उसको गलत कहता हूं, लेकिन जनाजे के अंदर देखिए मसला गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ दे, जब इंसाफ नहीं देगी तो फिर ये लोग सामने आएंगे और फायदा उठाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का फर्ज है कि लोगों को इंसाफ दे, जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो ये लोगों की हमदर्दियों पर खेलेंगे, और वो खेल रहे हैं, और उसका मौका को लाना, उसमें जात बरादरी को, ये तो वही वो जो उनके बानी हुआ करता था, वो इसमें तो लसानियत वो यही करता था, हर लाश खुद गिरा के जाके कफन में अपनी डाल देते थे। मेरी बात को फॉलो ही नहीं किया। मसला ये है कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट हैं वो लोगों की हमदर्दियों पर आगे आते हैं, और लोगों की हमदर्दियां जो हैं उनको जीतने के लिए गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है। अगर पहले दिन गवर्नमेंट इसका नोटिस लेती, कहां पर है शीरी मजारी? वो मिनिस्टर हैं, वो सारा दिन ट्वीट पर बैठी रहती हैं, वो जाती, वो उस वक्त प्रेशर डालती, मिनिस्टर चले जाते। मेरा सवाल तो ये है, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, इस पर दो राय है ही नहीं। तो सर मैं आप जिस एलिमेंट में जा रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा। गफलत है, उन्होंने भी गलत हरकत की है, गंदी हरकत की है, लेकिन NGO के बीच में खातून आ गई, उसने आगे कर दिया, PTM वाले लोग आ गए, फिर जनाजे के साथ कलमा शहादत कहने की बजाय नारे लग रहे थे यार, और उनके खिलाफ फौज के खिलाफ। मतलब मुझे बताएं ना, उसका फौज से क्या मतलब हर बात में आप घसीट के ले आते हैं किस तरीके से? मैं उस चीज को तो मैं कंडेम करता हूं। मसला ये है कि आप उनको ये मौका क्यों देते हैं? मेरा सवाल तो ये है, 5 दिन गवर्नमेंट कहां पर सोई रही, 5 दिन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कहां पर सोए रहे, 5 दिन इस्लामाबाद की इंतजामिया कहां पर सोई रही? क्यों ये वो वहां से वो पहुंच सकते हैं? क्या पार्लियामेंट से मिनिस्टर कोई नहीं पहुंच सकता था? क्या IG नहीं पहुंच सकते थे? क्या वहां पर जो SP थे वो नहीं पहुंच सकते थे? क्या सारी इंतजामिया सोई हुई थी? मेरे तो ये सवाल है, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन एक चीज है कि आप लोग उसको मौका दे रहे हैं। अच्छा। और ये अगर गवर्नमेंट अपने टाइम पे काम करे तो उनको ये मौका नहीं मिल मुझे सकता। आजम स्वाति साहब वाला मामला भी याद आ रहा है, वो भैंस जनाब उनकी इधर आ गई और वो सारा वो आईजी की मुअत्तली का। साहिवाल देख लें, इसी गवर्नमेंट में हुआ। अच्छा, वो जो है लोग असद अभी खरल भी साहब। बेचारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं। बाबर साहब एक मिनट, ये असद खरल साहब, अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जनाब आईजी अब पूछ रहा है डीआईजी से कि तुमने क्या किया है इस मामले में। ये वजीर आजम के नोटिस के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बंद कर दें। देखिए आगे इस मुल्क के पास पैसा नहीं है, तो आप फिर यहां क्यों खर्च कर रहे हैं आईजीज पर, डीआईजीज पर पैसा, ये थानों पर। लोगों से कहें कि जी आप देखें पीने का पानी तो इसमें मिलता नहीं है, आपने खरीदना है, आपने अस्पताल आपको नहीं मिलता, आप प्राइवेट अस्पताल जाएंगे, तालीम आप प्राइवेट हासिल करेंगे, आप अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करें। मेरा एक सवाल है, प्राइवेट जिस तरह सब मेरा एक सवाल है, इकोनॉमी का इशू अपनी तरफ एक साइड पे कर दें, लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों को बर वक्त इंसाफ देना, इस पे कितने पैसे खर्च होते हैं? इस पे कौन से रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए? ये हो तो नहीं रहा ना। ये तो सर मैनेजमेंट है, ये तो मैनेजमेंट है। अगर गवर्नमेंट इसमें भी फेल हो गई। रिस्पॉन्स ये था उसामा साहब के जब वो थाने में गए इमीडिएटली उनका पर्चा दर्ज किया जाता। भाई अगर अपनी मर्जी से गई है तो पर्चा खत्म हो जाता, पर्चा खारिज हो जाता। अब ये पहले से ही आपने किस तरह डिटरमिन कर लिया कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है। अब मामला ये है कि एक काली भेड़ है, एक बाप के लिए तो आपको ये पता कितनी है ह्यूमिलेशन है। ये आप किसी थाने में चले जाए, सर, एक बाप के लिए ये कितनी ह्यूमिलेशन आप है। जाके इस तरह का कोई इगवा का मुकदमा दर्ज कराना चाहेंगे, गुमशुदगी का, पहली बात ही कीजिए ओ जी बच्ची खुद ही चली गई होगी, मुझे देख लेंगे जी। हो सकता है एक फैमिली जिसकी बच्ची गायब है, उसको कोई उठा के ले गया है, उसके लिए ये कितनी ह्यूमिलेशन है, उस पे कितनी उनके जख्मों पे नमक पाकी है कि एसएचओ साहब आगे से कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। मगर ये तो इंतहा है। ऐसे बंदे को तो लटका देना चाहिए उसी थाने के बाहर कि जनाब तू इंसाफ देने बैठा हुआ है या लोगों की तजलील करने वहां पर बैठा हुआ है। दे उनको लाके फरिश्ता लाके दे उनको जिंदा सलामत। दावेदारी कह रहा था दावेदारी अपनी मर्जी से गई, अब लाके दे उनको जिंदा सलामत। दावेदारी है रियासत मदीना की, और ये तो मैं समझता हूँ शर्मनाक है कि आप इस तरह के दावे करें, हरकतें हो रही हो कि जी रावलपिंडी में पुलिस वालों पर इल्जाम आ जाता है कि जी पुलिस वालों ने गैंग रेप किया वहां पर लड़की का। मैं इसीलिए कह रहा हूं असद खरल साहब, आप फिर पुलिस को डिफेंड करते, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पुलिस का महकमा ही खत्म कर दें, बंद कर दें। देखिए जितना नुकसान हो रहा है पुलिस की वजह से, तो शायद ये महकमा ना होगा तो लोग अपनी मदद आपके तहत शायद बेहतर कर लेंगे। अगर कोई अच्छा अफसर लगाया जाए तो ये सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे होके आ जाते हैं कि जनाब हमें ये नहीं चाहिए। आपके साथ ये हो रहा है, पंजाब में यही हुआ ना। ये पंजाब में जो रोल मॉडल बनाया गया था पंजाब गवर्नमेंट के लिए, केपी के पुलिस और नासिर दुरानी साहब जब रोल मॉडल बनाए गए थे, उनको जब यहाँ पर लगाया गया तो इन सब के जो स्टेक थे वो खतरे में पड़ गए, सियासतदानों के नाजायज काम होने बंद हो गए। उस पर जनाब ये सारे इकट्ठे होकर खान साहब के पास चले गए कि जनाब केपी के मॉडल पंजाब में नहीं चल सकता, केपी के मॉडल इस्लामाबाद में नहीं चल सकता। जनाब इस्लामाबाद और पंजाब में वही मॉडल चलेंगे, ये इसी तरह के मॉडल चलेंगे, इसी तरह के करप्ट लोग जो हैं वो थानों में लगे रहेंगे और उसके बाद इसी तरह का इंसाफ होता रहेगा। वो कहां पर गई पुलिस रिफॉर्म, वो कहां पर गई सिविल सर्विस रिफॉर्म। तो आईजी इतनी जल्दी तब्दील हो जाता है कि समझ नहीं आती, कुछ सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में कि पता नहीं वो हर चांद के साथ उन्होंने करना है कि आईजी चेंज हो जाए, ये भी आईजी अगला आ जाए, अगला आ जाए, कोई ध्यानदार मिल ही नहीं रहा। सर रियासत मदीना नारों से नहीं बनेगी, रियासत मदीना के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, उसके लिए बोल्ड डिसीजंस चाहिए, ईमानदार पुलिस ऑफिसर चाहिए, वो लोग जो सियासतदानों के गलत कामों को भी इनकार कर दें। खान साहब अब ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे लोग जो है वो फिर सियासतदानों के भी गलत काम नहीं करेंगे, आपके मिनिस्टर्स के भी गलत काम नहीं करेंगे, और वो फिर मिनिस्टर जो है वो आपके सामने आगे बोले तो फिर अगर आप उनके कहने पे बंदों को चेंज करेंगे तो फिर करप्ट लोग ही लगेंगे और फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी, फिर आवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये तो चीज़ क्लियर है। अब पंजाब में भी यही हुआ कि जो ईमानदार लोग थे जब वो लगते हैं तो फिर वो गलत काम तो उसने नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, वो जो इंसाफ के साथ चलेगा, जो इंसाफ के साथ चलेगा वो हुक्मरानों को आपको ये भी आपको लगता है कि जाती मुलाजिम चाहिए किसी भी महकमे में हो, कोई भी सरकारी नहीं, वो जाती मुलाजिम की तरह काम करे, वो वीवीआईपी ड्यूटी बस दे। उसको पसंद नहीं है कि कोई अफसर अपनी मर्जी से आज़ादाना तरीके से कोई महकमा काम करे, कोई अफसर काम करे, कोई एसपी काम करे, कोई डीआईजी, आईजी या इवन के आपका एसएचओ,
अभी आप देखें रिसेंटली जो डीआईजी आरपीओ के तबादले हुए हैं, उनके इंटरव्यूज बकायदा जो फुटप्रिंट उसी के ऊपर चल रहे हैं। बुजदार साहब उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं। अब बुजदार साहब का क्या तल्लक है पंजाब पुलिस के लोगों से, वो पुलिसिंग क्या होती है, उनका कैरियर क्या है, किस तरीके से बुजदार साहब का दर्जा अव्वल के किसी मेरा ख्याल है सरकारी मुलाजिम का इंटरव्यू करने का काबिल नहीं चाहिए जो उनका लॉयल है। तो उन्होंने तो फिर टेस्ट लिया, कौन उनका टेस्ट में पूरा होगा, उनको आरपीओ लगा दिया। मुझे ये बताएं कि कल को हम पूछेंगे कल को हम ये अगर आईजी को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे तो फिर आप या तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लें या आईजी को आप दे दे। जब आप इंडिपेंडेंट किसी महकमे को नहीं काम करने देंगे। अब वो ऑर्डर चेंज हो गया सिंध में, अब वो जनाब वज़ीर आला साहब के पास पावर सारी वापस आ गई है सिंध में। ये आवाज़ का आवाज़ बगड़ा हुआ है सारे इस तरह के। एडिशनल आईजी तक जो है वो ट्रांसफर वो एसएचओ से लेकर वो करेंगे तो आईजी फिर क्या करेगा? मतलब तो आप आईजी को अगर डिसफंक्शनल कर देंगे, जी पैरालाइज एक सिस्टम कर देंगे, यही तो सिस्टम खड़ा कर देंगे, यही तो चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए सिंध के अंदर प्लम्बर एसएचओ लगे हुए हैं। सिंध के अंदर ऐसा मैं आपको एक सब इंस्पेक्टर है वो एसपी लगा, उसको चार्ज दिया था, यानी वहां पे एसएचओ को गायब कर दिया, डीएसपी को गायब कर दिया, एसपी को गायब कर दिया। बाबू साहब एक मिनट, तो फिर वहां पे क्या परफॉर्मेंस उसी पर आता है? एक बात महकमे का वहां पे क्या कसूर है? पंजाब में अगर एक साउथ पंजाब के डीपीओ के बारे में कहा जा रहा है कि लाहौर में एक होटल बना, होटल को एक लाइसेंस जारी किया गया शराब इंपोर्ट करने का, और 20 करोड़ रुपया उस डीपीओ ने लिया। जब इस तरह के बंदे लगाएंगे तो फिर राना ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफी हैं। राना ताहिर साहब, ये वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया है क्या इसकी तफसील है, अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखें उसामा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बच्ची के मामले का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने मुतल्लिका डीएसपी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने इस बारे में जवाब तलब किया है पुलिस हुकाम से कि ये बताया जाए कि एफआईआर में नामजद जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें बरवक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि ये इस हवाले से किसी किस्म की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हुक्म दिया है कि जो भी इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। देखें ये वाक़या जो है इस पर इस्लामाबाद में बच्ची के वर्षा भी एहतजाज कर रहे थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए वहाँ गए। तो इस वाक़े पर वज़ीर आज़म खासे बरहम हैं और उन्होंने पुलिस हुकाम की सरजनिश की है और कहा है कि थानों में इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसकी एफआईआर दर्ज ना की जाए और टाल मटोल से काम लिया जाए। उन्होंने हुक्म दिया है कि जो भी अहलकार गफलत के मुर्तकब हुए हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब, उम्मीद करते हैं कि होगा। एक और मामला, तलाल चौधरी साहब ने जो बेहूदगी की, जो लग़्व गुफ्तगू, गलीज़ गुफ्तगू जो उन्होंने की और उसके बाद किस तरह की उन्होंने माफ़ी मांगी है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। मजहबी तालीमात का पास ना अखलाकियात का ख्याल, मुखालफीन पर तनकीद करते करते सारी हदें फलांग गए नून लीग के चौधरी तलाल। बाजारी लबो लहजा और घटियापन की इंतहा, सियासत में चल रहा है ये कैसा धंधा। बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। पहले गाली फिर माफी, नून लीग का पुराना वतीरा है। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद तलाल चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन अगर मगर के सांप के लहके लगाकर। सच ये है कि शराफत है जिसका नाम, सियासतदानों को इससे क्या काम। जुबान दराजी और खवातीन की तज़हीक में नून लीग तो पहले ही है बदनाम। और ट्रैक्टर ट्राली भी घुमन आई सी, कहती डोंट टच मी, मैं कहते थे टच करने वाला है कि। सिर्फ आबिद शेर अली ही नहीं, खवातीन की बेहुरमती के जेरे इल्जाम ख्वाजा आसिफ जैसे संजीदा लोग भी हैं बदनाम। इस जुबान दराजी पर लीगी रहनुमाओं को क्या कहें, खुद इनके कायदे मोहतरम भी ऐसे ही लाइन पर चलते रहे हैं, फिर पार्टी भी तो ऐसी ही होगी। उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वहाँ पे क्या कर रही थी बहनें। लेकिन लीगी रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर आवाम का एक मशवरा है कि खवातीन की तज़हीक वाले बयानात से अब परहेज ही कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अब नून लीग की क़यादत भी एक खातून के हाथ में है। मुखालिफिन ने यही जुबान उनके लिए इस्तेमाल की तो फिर शिकायत होगी।
पर एहसन इकबाल साहब ने कहा जी बड़ा ही गैर मुनासिब था, और फिर तलाल चौधरी साहब ने माजरत दी, क्योंकि मेरा मकसद दिल आज़ारी नहीं था। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत चाहता हूँ। ये पता नहीं अब किस तरह की इन्होंने ये माजरत की है, अगर मगर के साथ, मेरा मकसद ये नहीं था। और उसके बाद एक टॉक शो में बैठ कर भी उनका अंदाज़ नहीं बदला। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं तलाल चौधरी साहब ने जो की, और माजरत भी अब ट्वीट्स पर ही हो रही हैं। इतनी जुर्रत नहीं है कि उसके बाद बाकायदा उनको कॉल करके उनसे कहें ये देखिए जी मेरी नीयत किसी की दिल आज़ारी नहीं थी, मेरी बात या मिसाल अगर मुनासिब नहीं थी, अगर तो मैं माजरत चाहता हूँ, अगर नहीं थी मतलब इंतहाई गैर मुनासिब थी। अगर का क्या मतलब है? अगर का आप लफ्ज़ क्यों कह रहे हैं? आप कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत ही गलत बात कही, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं करा। ये क्या हरकत है? असद खरल साहब ये क्या मेंटालिटी है? फिर आप कहते हैं कि जनाब वो पीटीआई वाले बड़े बुरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बड़े ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो तो चलो सोशल मीडिया पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, यहाँ आपके वो लोग जो चहीते हैं मरीम साहिबा के, तरबियत का असर है, मरीम साहिबा के वालिदैन की और पार्टी क़यादत की तरबियत का असर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मरीम साहिबा के उनके करीबी लोगों में जिनका शुमार होता है दानिया अल अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, आप देखते थे कि जब पनामा केस की हियरिंग होती थी दाएं बाएं लेफ़्ट राइट आगे पीछे ये हमेशा नज़र आते थे, और जिस तरीके से उनका मुकदमा लड़ रहे होते। तो मेरा ख्याल है तरबियत उनको जिस तरह की मिली है वो उसी तरीके से इजहार करेंगे। अब देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल हमेशा किया है, राना सनाउल्लाह साहब का गुफ्तगू जो देखते हैं आप, तलाल चौधरी साहब के हवाले से आप देख लें। अब खुद कायदे जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वालिद मोहतरम और मरीम साहिबा के भी आगे जाके गुफ्तगू वो भी करेंगे कि वो अब किस तरीके से एग्रेसिव और किस तरह के नाजेबा अल्फाज उन्होंने खुद बयान करने शुरू कर दिए। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से तो ये हमेशा नून लीग का सॉफ्ट टारगेट रहा है। बेनज़ीर भुट्टो से लेकर शुरू हो जाए, मोहतरमा नुसरत भुट्टो से शुरू हो जाए, पम्फलेट बना के जब बनाए और किस तरीके से छापे गए, यानी जो गंदी एक गंद सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ख़वातीन के बेहरमती नाजेबा जिस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पोस्टर बनाया गया, जिस तरह पिक्चर्स बनाई गई, जिस तरह प्रोपोगेट किया गया, मैं समझता हूं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जब पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं रहा तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं? तो आप देखें ना इस तरीके से ख़वातीन के बारे में इस तरह की जुमलेबाजी करना, ये असल में उनकी जो माइंड सेट है ना, जो अंदर की खबासत है वो बाहर आती है, जिसको वो छुपा के एक मेंटेन गुजरेश में गुलाब जो चढ़ाए हुए हैं चेहरों के ऊपर, जब इस तरह की बातें आती हैं तो पता चलता है कि उनकी क्या तरबियत है, क्या मेंटल अप्रोच है। ये वही धमाले डालने वाले लोग जो है ना, इनका जो मेंटल है आज भी उसी लेवल पे है। ये एमएनए बन के भी इनको पार्लियामेंटेरियन बन के इनको सेंस नहीं है कि एक वुमेन के बारे में इस तरह की बात करने से पहले आपके घरों में भी आपकी बीवियां हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी माएँ हैं। सही बात। तो खवातीन को इस तरीके से तो ना, मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी इनको इस पर कुछ शर्म आएगी। अच्छा, जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकिंग अलर्ट भी चल रहा है कि मासूम फरिश्ता का बेईमाना कत्ल काबिल मजम्मत है। DG ISPR ने ये ट्वीट की है। अब वो बाबर डोगर साहब आप बात कर रहे थे कि फिर क्या हुकूमत भी कहीं चीज़ों पर नज़र नहीं आती, फिर DG ISPR को आगे आकर भी कुछ बात कहनी पड़ती है। और ये वही DG ISPR है, नून लीग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती थी, अब कुछ खामोशी है। तो जब इंसानी हुकूक का मामला आता है तब भी हम देखते हैं कि फ़ौज आगे आ गया। और वो PTM की जो बात कर रहे थे, उनको शर्म नहीं आती, उनको हया नहीं है कि किस तरह वो इस मुल्क की जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंसानी मामले को एक तासुब फैलाकर, नस्ली तासुब फैलाकर, सुबाइयत फैलाकर करने की। और वही फ़ौज जो ज़िंदगियों की हिफाजत करती है, जिन्होंने स्वात ऑपरेशन किया, कितनी बच्चियों की वहाँ पर इज्जत जो है वो पामाल होने से बचाई। और आपको पता है वहाँ पर जो वो TTP वाले थे वो क्या करते थे, यानी मुझे खुद पता है कि वहाँ आके पंफलेट छोड़ जाते थे, दरवाजे खटकाते थे घरों के और कहते थे जी कल हम आ रहे हैं और ये लड़कियाँ आपने हमारे हवाले कर देनी है कि जी, और ये होता था वहाँ पर। तो इन लोगों ने बचाया था वहाँ। सामा साहब, आप तो वहाँ बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। इवन ज़ैनब का जो केस था, दो के उसमें ये सामने नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से हमारी एजेंसीज जो हैं उन्होंने दिन रात काम किया। और दो इसका क्रेडिट पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पुलिस ले गई, लेकिन इस समय जो मेन इसमें रोल था मुल्जिम को पकड़ना, मुल्जिम तक पहुंचना, और ये सारा कुछ दिन रात, मुझे पता है कि 48-48 घंटे एजेंसियां जो थी वो अपना काम करती रहीं और उन्होंने अल्टीमेटली मुल्जिम को अरेस्ट करवाया। तो इसके बावजूद और फिर क्रेडिट भी नहीं लिया, उसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। ये कोई एक वाकया नहीं है बाबर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, कई दहशतगर्दी के वाकये आते हैं। 3-3 दिन कसूर में दिन रात काम करते रहे,
दिन रात काम करते रहे। आपको अंदाजा नहीं कितनी बड़ी लिस्ट थी लोगों की सस्पेक्ट की, और उन सबको डिटेक्ट करना, हर एक को चेक करना, अल्टीमेटली उन्होंने मुलजिम को पकड़ा, अल्टीमेटली मुलजिम उनके हाथों माना, फिर उसको पुलिस के हवाले किया गया। फौज इस मामले में हर तरह के ताउन के लिए तैयार है और मुजरिमों को कटहरे में लाना चाहिए। DGSPR कह रहे हैं वो हर तरह के ताउन के लिए भी तैयार हैं। फिर कहते हैं फौज क्या क्या करे, फिर फौजी अदालतों से फिर सही सजाएं होती हैं, दहशतगर्दों को जब सजाएं होती हैं फिर कहते हैं कि जनाब ये फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करें असद खरल साहब, जब फौज फिर क्या क्या करे ऐसे इंसानी हुकूक के मामलात में भी फिर उसकी मदद की जरूरत पड़ जाती है। मैं माफी चाहता हूं, मुझे ब्रेक का कहा, हम ब्रेक लेते हैं और कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद भी इस हसास मामले पर कुछ मजीद बात कर सकें और फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करिए। और मरियम साहिबा ताज़ियत के लिए गई थी, लेकिन वहां जाकर उन्हें किया क्या, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। सियासतदानों के लिए काले बादल तो मंडला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन किस किस के लिए? जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, शरीफ खानदान के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं और इमरान खान भी मुश्किल में है। मईशत का हाल इतना बुरा है, इतना पतला है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 50% कम हो गई है, यानी अब सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। मईशत का पहली बुरा हाल है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, आमदन पाकिस्तान में बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं मुल्क के भी। और इंपोर्ट्स तो चले कम हुई हैं लेकिन एक्सपोर्ट किसी तरफ नहीं जा रही। FBR से पैसे कलेक्ट हो नहीं रहे, बाहर से पैसा आ नहीं रहा। स्टॉक एक्सचेंज में आज कुछ बेहतरी तो देखने में आई है, वो भी तब जब एक फंड बनाया गया है। तो असद खरल साहब, आपको कौन मुश्किल में नजर आ रहा है इन तीनों में, जरदारी साहब, शरीफ खानदान और या फिर इमरान खान? देखिए, अभी तक जो सामने ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल में तो जरदारी साहब आ रहे हैं, जिनके ऊपर इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, केसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल में क्या नज़र आना है उन्होंने। कल उनको नैब इस्लामाबाद ने बुलाया हुआ है, नैब रावलपिंडी ने, जो इस्लामाबाद में जिसका दफ्तर है, और वो आज आराम से जनाब कह रहे हैं कि मैं तो कराची जा रहा हूँ। परसों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाया गया है और बिलावल साहब जो है उनकी जानब से वही मुर्जा वाब साहब कह रहे हैं जी हमें तो नोटिस ही मसूल नहीं हुआ, जबकि TCS की रसीद जो है वो बाकायदा मौजूद है, जिसके ऊपर लिखा है कि बिलावल हाउस में उनकी जो डाक है जो 17 मई से चली थी इस रावलपिंडी से, वो वहाँ पे रिसीव उन्होंने की, इनकार कर दिया वसूल करने से। पब्लिक भी हो रहा है सब कुछ। इसी तरीके से आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब चूँकि नून लीग की पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और वो मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि वो अभी नहीं आ रहे। अच्छा। अभी तक उनके आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अगली खबर ये सुन लें, ये ख्वाहिश नहीं है, खबर है, क्योंकि इतने ज़्यादा एविडेंस आ गए हैं कि हमजा शहबाज के लिए ऑलरेडी AC वगैरह तो लग गया है। अभी उनको 27 तक बेल मिली है, तो वो नैब के रडार में आ रहे हैं। सलमान शहबाज साहब वापस नहीं आ रहे, दामाद उनके जो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के वो वहाँ पे हैं, इसाक डार साहब वो वापस आने वाले। मरियम साहिबा जो है वो इस वक्त पार्टी को मुकम्मल तौर पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया है नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से। और आपको एक और बात मैं बताऊँ कि हमजा शहबाज उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमजा शहबाज को दावत नहीं दी गई थी, उनको बिलावल साहब ने टेलीफोन नहीं किया था। शहबाज शरीफ साहब भी गुम गू की सूरत हाल एकदम जब से ये पार्टी टेक ओवर नवाज शरीफ साहब ने डिसीजन किया है, जब इनको बेल नहीं मिली और एकदम से एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे आए हैं, तो मरियम साहिबा ने ये कार्ड खेला कि उनका ठीक है मैं फिर जुनेद सफदर को साथ ले जाती हूँ। तो इस पे क्योंकि वहाँ पे उनकी लॉन्चिंग करवानी थी, और जुनेद सफदर का नाम भी जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो गया है, इस तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर हो सकता है तो जुनेद शरीफ भी हो सकता है। अच्छा, जुनेद सफदर शरीफ खुद को इस टाइम पाकिस्तान का मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर तो उनको लॉन्च करना था, उनकी पूरी तैयारी थी बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो अपने सर्कल्स में फेसबुक पे ये इस चीज़ का वो आम तासुर देते हैं कि आने वाले वक्तों में वो फ्यूचर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, लेकिन सर इसमें रजिस्टर इनको करवा दें, ये पाकिस्तान ना इनको रजिस्ट्री एक करके दे दे कि इनकी विरासत है वजारत उज़्मा की कुर्सी और कोई नहीं आ सकता, किसी को जरूरत नहीं हो सकती। बाबर साहब मुख्तसरन आप क्या कहेंगे, कौन मुश्किल में, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान या इमरान खान? सर एक चीज़, जब चेयरमैन नैब का जो जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, वो सिर्फ वो पढ़ लें जो आखिरी पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने जावेद चौधरी साहब लिखते हैं
कि चेयरमैन नैब साहब कहते हैं कि उनके जो आइडियल हैं वो बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब हैं और वो खुद भी बहरिया टाउन में रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भतीजा वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आया तो उसने कहा जी बहरिया टाउन तो कैनबरा जैसा लगता है। तो खरल साहब को मुझसे ज़्यादा पता है कि जो मलिक रियाज साहब का क्या रोल है चेयरमैन नैब को चेयरमैन नैब लगवाने में, किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मलिक रियाज साहब ने अप्रोच किया और इनको लगवाया। और उसके बाद ये इंटरव्यू होना, इस पे एक कंट्रोवर्सी का जनरेट होना, मुझे तो लग रहा है कि ये सारी मिली जुली गेम है, कोई भी मुश्किल सारी मिली जुली अच्छा गेम लगवाया कोई भी मुश्किल इसमें नहीं तो है। कोई डाउट नहीं है। लगवाने के लिए भाग दौड़ की, ये मलिक जान रियाज के ने तासुर दिया जरदारी जा रहा साहब है को मिले, कि ये चेयरमैन नवाज नैब- शरीफ साहब को मिले, लगवाया जरूर है मलिक रियाज साहब ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब के जो ख्वाहिशात थी, जो कमिटमेंट्स थी, जो वो समझ रहे थे, शायद उस पे चेयरमैन नैब पूरा उतरने में खैर साहब उसमें तो सुप्रीम कोर्ट आ गई, चेयरमैन नैब ने तो उनके खिलाफ किया ही कुछ नहीं, वो तो जीआईटी बनी, अरबों सुप्रीम रुपया तो कोर्ट देना है, पड़ेगा ना सुप्रीम बाबा कोर्ट डोगर में साहब, उन्होंने 460 अरब रुपया दे नैब रहे ने हैं। उनके खिलाफ क्या किया? और 2036 अरब रुपए की रिपोर्ट बनाई जो नैब सिंध ने 2036 अरब का एस्टीमेट निकाला और इसी बुनियाद पर 460 अरब जीआईटी की सारी रिपोर्ट। टाइम कम है। मरियम साहिबा जो है ना अब एक दफ़ा फिर अमली मैदान में आ गई हैं और बड़े सख्त जुमले उन्होंने बोले हैं। गई तो वो ताज़ियत के लिए थी सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, क्या कहा, देखिए। 22 करोड़ अवाम चक्की में पिस गए, 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान में? आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई। ये नींबू क्या चीज होते हैं? आज 400 रुपए किलो है। आज तक मियां साहब ने नहीं कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ, या मुझे जेल से बाहर निकलने के लिए, मेरी आजादी के लिए या मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाओ। एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगे कांपने लग जाती है। नालायक के आदम कहता था मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, उसने भीख नहीं मांगी, उसने पूरे के पूरे मुल्क के खजाने की चाबियां IMF के हवाले कर दी। टूटा फूटा लूटा फूटा मुल्क मिला था नवाज शरीफ को। धरनों के बावजूद, साजिशों के बावजूद मुल्क को अल्लाह ताला के फजल करम से कहां पहुंचा दिया। कितनी बड़ी नालायकी चाहिए उस चीज के लिए कि मुल्क को बाहर से यहाँ लाने में उसकी हुकूमत गिर रही हो। अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। बलीगुर रहमान साहब वज़ीर रहे नून लीग के दौर में और उनकी अहलिया और उनका बेटा हादसे में जाँ बहक हो गए थे और उसकी ताज़ियत के लिए वहाँ पर गई थी। वहाँ पर सियासत हो रही थी, सियासत चमका रही थी। वहाँ पर जिस तरह के बयान दिए गए हैं, एक एक करके इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। बहरहाल उन्होंने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहा कि नालायक आज़म, तो मोहतरमा आपके वालिद साहब तो चोर आज़म, डाकू आज़म, लॉन्ड्रे आज़म, उनके लिए क्या क्या साथ हम लगाएं। उन्होंने जो कुछ किया, टैक्स चोरी में उनका नाम, तो उनके साथ भी फिर ये बात तो होनी चाहिए। बाबा डोगर साहब, ये तो आप तो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लोगों से पूछते फिर मेरे लिए क्या किया, वो कह रही है वो रिहाई की बात ही नहीं की मियां नवाज शरीफ साहब ने। और एक चीज़ मेरे जहन में आ गई, मैं अर्ज़ कर दूं कि ये तो जिस तरह कह रही थी ना कि नवाज शरीफ को किस तरह टूटा फूटा पाकिस्तान मिला, खुदा ना खास्ता, वो तो मुझे वो याद आ रहा है। आपने देखी थी वो वीडियो के उनका हाथ बांध के एक नून लीग का सीनियर बंदा खड़ा है और वो कह रहा है कि जी जिस तरह कायद आज़म और फातिमा जिन्ना ने किया था पाकिस्तान के, उस बस वो हैं आप नवाज शरीफ साहब, और आज आपकी बेटी वही मिशन पर है, कमाल कर। यानी कायदम के बाद अगर कोई लीडर मिला है और किसी ने पाकिस्तान बचा लिया है तो ये नवाज शरीफ साहब है। सर 25 दिसंबर की जो इनकी सालगिरह की डेट रखी गई है ना बाद में, वो भी इसीलिए रखी गई कि इनको कायद-ए-आज़म सानी के तौर पर जाना जाए। और अभी पिछली पेशी में ख्वाजा आसिफ जो थे, जब वो नून लीग के बारे में बता रहे थे कि ये अवाम में और लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ रही, तो मियाँ साहब उनकी बातें सुनते रहे और अल्टीमेटली उनसे कहा कि जनाब मैनू जेल तो बाहर कढ़न की भी कोई गल करो कि बाकी लोगों ने गल्लां करदी रहनी है। मुझे ये बताया कि यही मरियम पिछले 8 महीने खामोश क्यों थी, मीडिया इनके पीछे भाग रहा था, इकोनॉमी की यही सिचुएशन थी, गवर्नमेंट भी यही थी, सारा कुछ यही था, ये चुप साध कर बैठी हुई थी, ना इनका ट्विटर बोल रहा था, ना ये खुद बोल रही थी। फिर इनके अपने खुद बंदे कह रहे थे कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, या तो नवाज जी को रिहा करो या फिर हम एहतजाज करेंगे। अब बड़ी खामोशी हो गई। तो इशू ये है कि ये सारा कुछ
सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की रिहाई के लिए हो रहा है। इसका कोई और ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। अगर ये मुल्क के साथ इतने संजीदा होते, मुल्क के साथ इतने सिंसियर होते, इकोनॉमी की इनकी इतनी टेंशन होती, तो फिर ये खामोश ना बैठे रहते। उस वक्त खामोशी पे रिलीफ मिल रहा था तो खामोश रहे। जब इनको पता है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब जमानत जब्त नहीं दी, तो अब इनका ख्याल है कि अब हम आंखें दिखा के जमानत लेंगे, अब ब्लैकमेल करके जमानत लेंगे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो रही है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, और जो शेक्सपियर ने कहा है और वो मेथड यही है कि गवर्नमेंट को आंखें दिखाए और उनको डील करने पर मजबूर करो। 2 मिनट हैं, एक और खबर भी करनी है। असद खरल साहब, आप क्या कहते हैं मरीम साहबा के इन बयानात पर कि नालायक आज़म हैं जी ये इनसे मुल्क? देखिए, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि चोर दरवाजे से आए हैं, और उन्होंने कहा उनको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानती। फिर वो कह रही हैं टांगें उनकी कांप रही हैं। मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसकी जो खामोशी और अब उनका अग्रेसिवनेस, जो अग्रेसिवपन, जो उसका जाराना अंदाज़ है, उसके पीछे एक ही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीद थी कि उनको बाहर जाने का इजाज़त मिल जाएगी। अब मैं आपको जो हालात वाक़यात हैं, ना तो इनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने वाला है, ना इनसे कोई डील होने वाली है, ना इनको कोई डील मिलने वाली। ये इन्होंने 2-3 ऑफर्स लगाई थी, बीच में लोग डाले थे, लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब खड़े हो गए, जो उन्होंने मलक रियाज की बात किया। मलक रियाज ने किरदार अदा किया था। मलक रियाज ये चाह रहे थे, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि जनाब इनसे अरबों रुपए ले ले और इनकी जान छोड़ दे। ये मुझे बता दें, वो जो रोल प्ले किया था डील का, वो चौधरी मुनीर थे, और उन्होंने यूएई को दरमियान में डाला था, और यूएई के जरिए ये कोशिश की थी कि यूएई जो है उसके जरिए से पाकिस्तान, और दूसरी अटेम्प्ट में कतर भी आया था, कतर का भी मामला हुआ था, उसमें हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की डील के अंदर। 30 सेकंड है, ये बता दें 2 खबरें। एक तो पंजाब में पीटीआई में क्या चल रहा है, और नून लीग आगे क्या करने वाली है? देखिए, पंजाब के अंदर कल अलीम खान की मुलाकात हुई है रिहाई के बाद इमरान खान साहब से, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। अलीम खान साहब ने वही दोबारा बातें की हैं। इमरान खान साहब जो गिरफ्तारी से पहले जब वो सीनियर मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उन्होंने खान साहब से जाके माजरत कर ली थी कि मैं मजीद मिनिस्ट्री कंटिन्यू नहीं कर सकता, पंजाब में मैं नहीं चल सकता, मैं आप कोई छोटा सा मुझे ओहदा दे दे, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने बुजदार साहब को बुलाया, दोनों की अलग-अलग बात करवाई गई, फिर 1 घंटा इनको टाइम दिया गया, उसके बाद फिर आके एक दफा अभी दोबारा आज फिर बुजदार साहब से मुलाकात हुई अलीम खान की। लेकिन अलीम खान ये उन्होंने गिला किया है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं असेंबली में आया, मुझे अलीम खान साहब नहीं मिले, मेरी फैमिली को कटसी कॉल नहीं की, तो मैं इस शख्स के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे कोई अपना छोटा सा कमरा आपने करीब बिठा लें। आपकी मैं माफी चाहता हूं असद खान साहब, टाइम ओवर हो गया है। एक खबर कि पाकिस्तान के हालात ये तो नहीं कहा जा सकता बेहतर हो गया माशी तौर पर, लेकिन कुछ एक इंजेक्शन सा ज़रूर आ गया है सऊदी अरब की तरफ से कि वो सालाना $3.2 अरब तकरीबन बनते हैं, उसका तेल मुख्तर अदायगियों पर पाकिस्तान को मिलेगा। ये 275 मिलियन माहाना की बुनियाद पर, जिस पर अब्दुल हफीज़ शेख साहब बहुत खुश हैं। स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आई है। ये एक थोड़ा सा जिस तरह होता है ना, एक शदीद अलालत का एक बिल्कुल बिस्तर पर मरीज़ पड़ा है और उसको कुछ इंजेक्शन लग जाए और कुछ उसकी सांस बेहतर हो जाए, वो ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अच्छी खबरें आगे आएंगी और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।